नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, एनसीईआरटी की क्लास 6 जो हिस्ट्री है उसका नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। तो काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है। लास्ट जो हमने क्लास पढ़ी थी उसमें से आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना है कि अरिकामेडु जो स्थान है वो किस स्थान पर है। अरिकामेडु किस स्थान पर है ये कमेंट करके बताइएगा। तो आगे आगे पढ़ते हैं। बाजार में घूमती जगीनी। जगीनी अपने गांव, आज का हमारा क्या चैप्टर है? व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। जगेनी अपने गांव के मेले की आस लगाए बैठी थी। स्टील के चमकदार बर्तन, रंग बिरंगी प्लास्टिक की बाल्टियां, शोक रंगों के फूलों के प्रिंटों वाले कपड़े, चाबी से चलने वाले मजेदार खिलौने उसे बहुत अच्छे लगते थे। इन चीजों को बेचने वाले दुकानदार बसों और ट्रकों पर आते थे और रात को अपना सामान समेटकर वापस चले जाते थे। जगीनी को हैरानी होती थी कि ये लोग हमेशा इस तरह क्यों घूमते रहते हैं। उसकी मां ने बताया कि ये लोग व्यापारी थे। वे चीजों को उन जगहों से खरीदते थे जहां से ये बनाए जाते थे और फिर उन्हें मेलों में बेचते थे। तो ये आज हम पढ़ने वाले हैं, व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी। अध्याय 9 में तुमने उत्तर के काले पालिश वाले बर्तनों के बारे में पढ़ा है। ये खूबसूरत बर्तन, खास तौर से इनकी कटोरियां, थालियां इस उपमहाद्वीप के अनेक पुरा स्थलों से मिले हैं। सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुंचे होंगे। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहां ये बनते थे वहां से व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से ही बुलाते थे। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाजों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। इससे यह अंदाजा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। तो देखिए, पहले ये व्यापार वगैरह होता था। आप जैसे मान लीजिए हम मैप की बात करते हैं। ये देखिए, यहाँ ये भारत है और ये था विशाल रोमन साम्राज्य, काफी बड़ा विशाल था। उसमें आप ये मान लीजिए लगभग यूरोप के जो कंट्री हैं वो इसमें थे। तो और राजधानी जो इस वक्त उसकी होती थी रोम। तो यहाँ से समुद्र आप देखिए, कहाँ ये पूरा यूरोप है और कहाँ भारत। तो सड़क मार्ग से ये इस तरह से ये मार्गों का इस्तेमाल करते थे ये जाने के लिए, यूं इस प्रकार से, और समुद्री मार्ग से भी जाते थे। व्यापार से जुड़ी एक कविता। व्यापार के प्रमाण हमें संगम कविताओं में भी मिलते हैं। नीचे लिखी कविता में पूर्वी समुद्र तट पर स्थित पुहार पतन पर लाए जाने वाले माल का वर्णन मिलता है। क्या है इसमें? और ये पुहार है कहां पे पूर्व में? तो आज का वर्तमान राज्य है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के यहां जो ये रेड आप देख रहे हैं डॉट, यहां था ये पुहार बंदरगाह है। तो इसमें समुद्री जहाजों पर लाए गए तेज तरार घोड़े, गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियां, हिमालय से मिले रतन और सोना, दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियां, दक्षिण सागर के मोती और पूर्वी सागर के मूंगे, गंगा और कावेरी की फसलें, श्रीलंका से आए खाद्यान्न, म्यांमार के बने मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती आयात। तो यहां से ये चीजें जो है वो माल उतारा जाता था। तो कहाँ कहाँ से लाए जाते थे वो सब चीजें भी है। मेन चीज जो है, व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक मानसूनी हवा का फायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाजों का निर्माण
किया जाता था। तो अब भारत की तरफ कोई व्यापार होगा तो या तो इधर तो अरब सागर है और इस तरफ बंगाल की खाड़ी है। तो मानसूनी हवा जो है, ये जब जियोग्राफी पढ़ते हैं तो वहाँ ये चीजें आती है कि हवा के साथ साथ वो पूरे साल भर में किस समय हवा किस तरफ होती है, तो उसके अनुकूल जहाज जब चलते थे तो उनको लाभ होता था। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। समुद्री तटों से लगे राज्य इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। इनमें बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान हैं। नदी के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफी संपत्ति और शक्ति हो गई। संगम कविताओं में मूवेनदार की चर्चा मिलती है। अब ये मूवेनदार क्या है? एक वर्ड है, कौन सा? तो तमिल, जिसका अर्थ तीन मुखिया है। इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया गया है। ये थे चोल, चेर और पांड्य, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफी शक्तिशाली माने जाते थे। तो ये वर्ड आप ध्यान में रखना इसमें। और किन तीन जो राज्यों की बात की गई है, चोल, चेर और पांड्य की, इन तीनों मुखियाओं के अपने दो दो सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से में और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। इस तरह छह केंद्रों में से दो बहुत महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पतन पुहार या कावेरी पट्टिनम और दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरै। तो ये पुहार वाला जो है वो अभी मैंने आपको मैप में बताया था, और मदुरै जो आज का जो मद्रास है वो। ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लाते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों और कवियों के बीच बांट देते थे। अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी है, जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। तो ये बेसिक सी चीजें हैं। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें महत्वपूर्ण है, जैसे ये पुहार हो गया या कावेरीपट्टनम, पांड्यों की राजधानी मदुरै, या जैसे ये तीन राज्यों के नाम हैं। तो नियमित कर की बजाय ये मुखिया लोगों से किस चीज की डिमांड करते थे? उपहारों की, गिफ्ट की। और बाकी धन वगैरह अगर लाते थे, कुछ रख लेते थे, कुछ इधर उधर बांट देते थे। इनके लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र सातकर्णी था। उसके बारे में हमें उसकी मां गौतमी बलश्री के एक अभिलेख से पता चलता है। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ होता है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए भी यही नाम प्रचलित था। श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी। तो पश्चिमी भारत, ये देखिए मैप में, ये रहा सातवाहन। बाकी जैसे ये चेर है, पांडे, चोल, और ये महत्वपूर्ण स्थानों के नाम हैं सभी। ये अमरावती, अजंता, भरूच। तो सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा जो है वो गौतमीपुत्र सातकर्णी था। और इसके अलावा सातवाहन जो है वो दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। तो दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ते का मतलब है दक्षिणापथ से। नेक्स्ट है रेशम मार्ग की कहानी। कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते हैं। रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है। रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकालकर
सूत कताई होती है और फिर उससे कपड़ा बुना जाता है। तो रेशमी, अब ये रेशम मार्ग की कहानी है, तो काफी महत्वपूर्ण है। रेशम जो है वो रेशम का कीड़ा होता है, उससे कच्चा रेशम निकाला जाता है, फिर सूत कताई और फिर उससे कपड़ा बनता है। तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में करीब 7,000 साल पहले हुआ। इस तकनीक को उन्होंने हजारों साल तक बाकी दुनिया से छुपाए रखा। पर चीन से पैदल, घोड़ों या ऊंटों पर कुछ लोग दूर दूर की जगहों पर जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े भी लाते थे। जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग या सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो सबसे पहले जो है इस तकनीक का जो आविष्कार है वो कहाँ होता है? चीन में। तो कि किस तरह से रेशम बनाया जाता है। कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे। यहां से रेशम के बारे में जानकारी और भी पश्चिम की ओर फैल गई। करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनना एक फैशन बन गया। इसकी कीमत बहुत ही ज्यादा होती थी, क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम पहाड़ी और रेगिस्तानी रास्तों से होकर के जाना पड़ता था। यही नहीं, रास्ते के आसपास रहने वाले लोग व्यापारियों से यात्रा शुल्क भी मांगते थे। तो अब ये मानचित्र 6 पृष्ठ 84-85 को देखो, इसमें सिल्क रूट और उसकी शाखाओं को दिखाया गया है। अब ये देखिए जैसे मैप है, तो अब यहां आप देख रहे हैं ये भारत है, और ये है चाइना, ये है मंगोलिया, और ये सऊदी अरब वाला जो ये कंट्रीज हैं, फारस कंट्रीज, ये आ गए। अब चाइना से किस प्रकार से यहाँ अलग अलग रूट बने हुए थे। ये सागर कौन सा हो गया? कैस्पियन सागर। तो यहाँ से इस प्रकार से अलग अलग रूट से, ये जैसे मंगोलिया से यूं होते हुए कई यहाँ रूट थे इस प्रकार से, और ये आगे जाकर के लगभग एक होते हुए ऊपर, जैसे ये यहाँ भारत के ऊपर हिमालय आ जाता है, और यहाँ से इस प्रकार से होते हुए यूं कैस्पियन सागर के इस तरफ जाते हुए कुछ इधर जाते थे, और कुछ ये जैसे तुर्की है, यहाँ से होते हुए जो रोम की तरफ, रोमन साम्राज्य की तरफ चले जाते थे। तो इस प्रकार से ये था। ये भूमध्य सागर हो गया। ये वाला जो है ये है काला सागर। तो ये चीन के मुख्य रूप से बने हुए थे जो रेशम के मार्ग। इसमें सिल्क रूट और उसकी शाखाओं को दिखाया गया है। कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे, क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर, शुल्क और तोहफों के जरिए लाभ मिलता था। इसके बदले ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमणों से सुरक्षा देते थे। तो जब इतना बड़ा मार्ग होगा, इतना बड़ा व्यापारिक मार्ग है, तो रास्ते में कई जो देश आते थे, कई राज्य हैं, तो जैसे जो शासक हैं वो कई चाहते थे कि हमारा नियंत्रण इस पे बना रहे। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध थे कुषाण। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। पेशावर और मथुरा इनके दो प्रमुख शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था। इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पतनों तक जाती थी, और फिर यहां से जहाजों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुंचता था। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण थे। तो भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किसने किए थे? कुषाणों ने। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका उपयोग किया करते थे। तो अब जो मान लीजिए जो बीच में कुषाण है, नेक्स्ट आता है बौद्ध धर्म का प्रसार। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? कनिष्क। इसने करीब 1900 साल पहले शासन किया। उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया, जिसमें एकत्रित होकर विद्वान सभी महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अशोक घोष कनिष्क के ही दरबार में रहते थे। तो अशोक घोष के दरबार में रहने वाले प्रमुख जो कवि कौन से हैं?
ये कनिष्क के दरबार में अशोक घोष, जिनकी रचना थी बुद्ध चरित्र। तो महात्मा बुद्ध की जीवनी से संबंधित अशोक घोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। उसकी दो मुख्य विशेषताएं थी। पहले, मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उनकी निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था, पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। इनमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी। तो क्या क्या है इसमें? बौद्ध धर्म की जो एक नई धारा महायान है, उसका विकास होता है। उसकी दो विशेषताएं थी। पहले ये कि मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। जैसे मिसाल के तौर पर उनकी निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। तो ये एक संकेत की तरह निर्वाण प्राप्ति का। पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। और सांची के स्तूप का एक मूर्ति चित्र यहां इस वृक्ष और उनके नीचे के खाली आसन को देखो। मूर्तिकारों ने यह बताने के लिए खुदाई करके यह मूर्ति बनाई कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति इसी वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करते हुए हुई थी। जैसे ये चित्र है, इस प्रकार से कि ये वृक्ष है और यहाँ जो है वो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है। दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व में आस्था को लेकर के आया। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के लिए ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। तो धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया और जापान तक भी फैल गई। तो दो परिवर्तन क्या होते हैं महायान के आने के बाद, महायान शाखा के बाद? एक तो महात्मा बुद्ध की मूर्तियां बनाई जाने लगी पूरी तरह से, विशालकाय मूर्तियां। और दूसरा, बोधिसत्व की अवधारणा। तो बोधिसत्व है क्या? बोधिसत्व एक अवधारणा है। कैसी अवधारणा? कि ज्ञान प्राप्ति के पश्चात अब केवल स्वयं के कल्याण के लिए प्रयास मत करो, बजाय जो दूसरे लोग हैं उनके कल्याण के लिए भी प्रयास करना, उनकी मुक्ति के लिए भी प्रयास करना। तो जैसे हीनयान है, तो हीनयान कहता है कि आत्मदीपो भव, अपनी आत्मा के दीप स्वयं बनो। और बोधिसत्व जो महायान है वो ये कहता है कि सभी के कल्याण के लिए प्रयास करो। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ। यहां बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गईं। इनमें से कुछ गुफाएं राजा और रानियों के आदेश पर बनाई गई, तो कुछ व्यापारियों और कृषकों द्वारा। इनमें से ज्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट के दर्रों के पास बनाई गई थी। दक्कन के शहरों और तटों के समृद्ध बंदरगाहों और इन्हें जोड़ने वाली सड़कें भी इन्हीं दर्रों से होकर गुजरती थी। ऐसा लगता है कि यात्रा करने वाले व्यापारी इन गुफाओं वाले मठों में विश्राम के लिए रुकते थे। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्वी एशिया के अन्य भागों में भी फैलते हैं। तो बौद्ध धर्म तो बाद में फैलता ही है श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया और भी दक्षिण पूर्व एशिया के भागों में। बाई तरफ क्या है? मथुरा में बनी बुद्ध की एक प्रतिमा का चित्र और दाएं तक्षशिला में बनी बुद्ध की प्रतिमा का एक चित्र। ये देखिए, एक में बुद्ध जो हैं वो बैठे हुए हैं ध्यान की मुद्रा में और एक में खड़े हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। पृष्ठ 100 को एक बार फिर पढ़ो। क्या तुम बता सकते हो कि बौद्ध धर्म इन इलाकों में कैसे फैला होगा? तो तीर्थ यात्रियों की जिज्ञासा। व्यापारी काफिलों में और जहाजों पर दूर दूर जाया करते थे। बहुत से तीर्थ यात्री भी उनके साथ यात्रा पर निकल पड़ते। तो ये कार्ले की गुफा है महाराष्ट्र में। अब आगे है कि तीर्थ यात्री वे स्त्री पुरुष होते हैं जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा
किया करते हैं। इसी तरह भारत की यात्रा प्राय चीनी बौद्ध तीर्थ यात्री फा सिहेन काफी प्रसिद्ध है। वह करीब 1600 साल पहले आया। स्वेन तसांग 1400 साल पहले भारत आया और उसके करीब 50 साल बाद इत्सिंग आया। तो वे सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। इनमें से प्रत्येक तीर्थ यात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा। उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा उनके बारे में उन्होंने लिखा और उन किताबों के बारे में भी उन्होंने लिखा जो वे अपने साथ ले गए थे। तो कई तीर्थ यात्रियों के नाम हैं, थोड़ा ध्यान में रखो तो आप रख लेना। फा सिएन, स्वेन तसांग और इत्सिंग। फा सिएन चीन वापस कैसे लौटा? फा सिएन ने अपने घर चीन वापस लौटने के लिए अपनी यात्रा बंगाल से शुरू की। वह व्यापारियों के एक जहाज पर चढ़ा। मुश्किल से वे 2 दिन ही चल पाए थे कि एक समुद्री तूफान में फंस गए। व्यापारी अपने जहाज को डुबोने से बचाने के लिए उसमें से अपने माल को फेंककर जहाज को हल्का करने की कोशिश करने लगे। फा सिएन ने भी अपने सामान को तो फेंक दिया, पर अपनी उन पांडुलिपियों और बुद्ध की मूर्तियों को नहीं फेंका जिन्हें उसने अपनी भारत यात्रा के दौरान संकलित की थी। अंततः 13 दिनों के बाद आंधी रुकी। उसने समुद्र का वर्णन इस प्रकार किया है कि समुद्र असीम है। सूर्य, चांद या तारों की गति को देखे बिना यह पता लगा पाना असंभव है कि पूर्व किधर है या पश्चिम किस दिशा में है। अगर बरसात और अंधेरा हो तो जहाज को हवा की रुख में ले जाने के अलावा और कोई चारा नहीं है। जावा पहुंचने में उसे 90 दिन से भी ज्यादा जो है वो समय लगा। वहां वह 5 महीने के लिए रुका। इसके बाद दूसरे व्यापारी जहाज में चढ़कर वह चीन पहुंचता है। तो बंगाल से अपनी यात्रा शुरू करता है और 90 दिन पश्चात वो कहाँ पहुंचता है? जावा, जो कि अभी इंडोनेशिया में है। 5 महीने के लिए रुकता है और उसके बाद फिर चीन चला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, स्वेन तसांग भूमार्ग से उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया होकर चीन वापस लौटा। उसने सोने, चांदी और चंदन की लकड़ी की बनी बुद्ध की मूर्तियां और 600 से भी ज्यादा पांडुलिपियां एकत्रित की थी। इन्हें वह 20 घोड़ों पर लाद कर ले गया, पर इसमें से 50 पांडुलिपियां उस समय खो गई जब सिंधु नदी पार करते हुए उसकी नाव उलट गई। अपने जीवन का बाकी हिस्सा उसने अपनी बची हुई पांडुलिपियों का संस्कृत से चीनी अनुवाद करने में लगा दिया। तो ये जो स्वेन तसांग है, ये भूमार्ग से उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के अंदर, भारत के उत्तर पश्चिम की बात करें तो ये उत्तर पश्चिम की तरफ वाले ये हिस्से हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इस तरफ का। और मध्य एशिया के अंदर ये जितने भी स्थान स्थान है, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान को छोड़ करके ये जितने भी स्थान है, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब किस में आते हैं? मध्य एशिया में। उसने सोने, चांदी और चंदन की लकड़ी की बनी बुद्ध की मूर्तियां और 600 से भी ज्यादा पांडुलिपियां एकत्रित की थी। पांडुलिपियां मतलब ओरिजिनल हाथों से लिखी हुई किताबें। तो हिंदुस्तान से ज्ञान जो है वो बहुत ज्यादा बाहर गया है। 20 घोड़ों पर लाद करके ले गया। इसमें से 50 पांडुलिपियां उस समय खो गई जब सिंधु नदी पार करते हुए उसकी नाव उलट गई। तो इसके बाद है नालंदा, शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र। स्वेन तसांग तथा अन्य तीर्थ यात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा में अध्ययन किया। उसने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा है कि यहाँ के शिक्षक योग्यता और बुद्धि में सबसे आगे हैं। बुद्ध के उपदेशों का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। यह नालंदा विश्वविद्यालय वगैरह देखिए, जो फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है हिस्ट्री के, जो 15 प्रश्न आते हैं, उसमें पूरा डिटेल में पढ़ना होता है आपको। जो फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर का जो हिस्ट्री वाला भी ऑनलाइन जो चल रहा है बैच ऐप पे जो मैं पढ़ा रहा हूँ, वहाँ ये सब पढ़ा रखा है मैंने। नालंदा विश्वविद्यालय कब स्थापना होती है, कब इसका अंत होता है, कौन कौन इसमें पढ़े हैं, जितने भी महान लोग कौन कौन निकले हैं, कौन से बौद्ध यात्री बाहर से आए थे, कौन यहाँ से गए बाहर। यहाँ के शिक्षक योग्यता और बुद्धि में सबसे आगे हैं। बुद्ध के उपदेशों का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते थे।
मठ के नियम काफी सख्त हैं जिन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते हैं, जिससे युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों में विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने यहाँ आते हैं। नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते हैं। उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती है जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते हैं। 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते हैं। तो अब जैसे मान लीजिए आज कोचिंग की बात करें। कोचिंग में भाई जिस विद्यार्थी के पास पैसे हैं वो कोचिंग में एडमिशन ले लेता है। अब उसको खुद को कितना आता है और उसने खुद ने पहले कितनी मेहनत कर रखी है। अगर इस तरह से द्वारपाल कठिन प्रश्न पूछने लगे और फिर अगर एंट्री हो, तो जहां कोचिंग में अगर 5,000 की भीड़ है कहीं, तो उसकी जगह केवल 100 जने रह जाएंगे। तो इतना ये चीजें हैं। इसलिए मैं विद्यार्थियों को कहता हूं कि पहले खुद जो है इन पुस्तकों को, आरबीएससी और एनसीईआरटी की जो पुस्तकें हैं उनको पढ़ना चाहिए, फिर आगे कंपटीशन की तैयारी करनी चाहिए। अब है भक्ति की शुरुआत। इन्हीं दिनों देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हुआ। बाद में हिंदू धर्म की यह प्रमुख पहचान बन गई। इनमें शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे देवी देवता शामिल हैं। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति उस समय काफी लोकप्रिय परंपरा बन गई। किसी देवी या देवता के प्रति लगाव को ही भक्ति कहा जाता है। भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे वह धनी हो या गरीब, ऊंची जाति का या नीची जाति का, स्त्री हो या पुरुष। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में की गई है। भगवत गीता महाभारत का ही एक हिस्सा है। इसमें भगवान कृष्ण अपने भगत और मित्र अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आने का उपदेश देते हैं। तो इधर ये क्या है कि वराह के रूप में विष्णु, एरण मध्य प्रदेश की यह शानदार मूर्ति विष्णु के वराह रूप की है। पुराणों के अनुसार जल में डूबी पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु ने वराह रूप धारण किया था। यहाँ पृथ्वी को एक स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। तो यह है वराह अवतार। क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन को सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते हैं। पूजा का यह रूप धीरे धीरे देश के विभिन्न भागों में फैलने लगा। भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। भक्ति मार्ग अपनाने वालों का यह मानना है कि अगर अपने आराध्य देवी या देवता की सच्चे मन से पूजा की जाए तो वह उसी रूप में दर्शन देंगे जिसमें भगत उसे देखना चाहता है। इसलिए आराध्य देवी या देवता मानव के रूप में भी हो सकते हैं या फिर सिंह, पेड़ या अन्य किसी भी रूप में। जैसे जैसे इस विचार को समाज द्वारा स्वीकृति मिलती गई, कलाकार देवी देवताओं की एक से बढ़कर एक खूबसूरत मूर्तियां तैयार करने लगे। तो भक्ति मार्ग अपनाने वालों का क्या है कि अगर अपने आराध्य देवी या देवता की सच्चे मन से पूजा करो तो वे उसी रूप में दर्शन देंगे जिसमें भगत उनको देखना चाहता है। तो ये मानव के रूप में भी हो सकते हैं या सिंह, पेड़ या अन्य किसी भी रूप में। तो जिस रूप में आप उसकी पूजा करते हो तो उस रूप में वो आपको दर्शन देंगे। इस तरह से जो है वो एक आस्था की बात है ये। भक्ति भक्ति बस शब्द से बना है जिसका अर्थ है विभाजित करना या हिस्सेदारी होता है। इसका अर्थ यह है कि भक्ति भगवान और भगत के बीच परस्पर एक अंतरंग संबंध है। भक्ति भगवत या भगवान के प्रति झुकाव है। भगवत का एक अर्थ यह भी है कि जो अपने ऐश्वर्य तथा सुख को भक्तों के साथ बांटता है, यानी भगत या भागवत अपने देवी देवता के भक्त का हिस्सेदार होता है। तो बस का यहाँ क्या अर्थ है? विभाजित करना या हिस्सेदारी होना। तो ये अर्थवर्थ जो चीजें हैं ये कोई एग्जाम में ऐसे नहीं पूछता। और बाकी ये देवी देवताओं का विशेष सम्मान होता था, मूर्तियों को रखा जाता था। इन स्थानों को मंदिर कहते हैं। हिंदू हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह ही सिंधु या इंडस से निकला है। यह शब्द अरबों तथा ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता था जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। यही शब्द उनके धार्मिक विश्वास तथा सांस्कृतिक परंपराओं के लिए भी प्रयुक्त होता था। तो अरब और ईरानी जो थे वो सिंधु नदी के जो इस पार लोग रहते थे, तो वो सह को है बोलते थे
तो सिंधु से वो हिंदू बोलने लगे कि उस पार जो है, तो सिंधु या इंडस से ही ये निकला हुआ है हिंदू वर्ड जो है। करीब 2000 साल पहले पश्चिमी एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ। ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ, जो उस रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। ईसा मसीह ने स्वयं को इस संसार का उद्धारक बताया। उन्होंने दूसरों को प्यार देने और उसी तरह दूसरों पर विश्वास करने का उपदेश दिया, जिस तरह हर व्यक्ति दूसरों से प्यार और विश्वास की उम्मीद करता है। फिर ये बाइबल में ईसा मसीह के उपदेश की कुछ बातें वगैरह ये लिखी हुई है। जैसे जो लोग धर्म और न्याय के लिए भूखे प्यासे रहते हैं उनकी कामनाएं पूरी होगी। जो दयालु हैं धन्य है, उनको दया मिलेगी क्योंकि उन्हें दया मिलेगी। धन्य वे हैं जो दिल से पवित्र हैं, क्योंकि वे ईश्वर के दर्शन कर सकेंगे। धन्य है वे जो शांति स्थापित करना चाहते हैं, वही ईश्वर की संतान कहलाएंगे। तो जब इस तरह के विचार हैं तो निश्चित रूप से लोगों को पसंद आएंगे, और फिर धीरे धीरे पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और यूरोप में फैल गए। ईसा मसीह की मृत्यु के 100 सालों के अंदर ही भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहले ईसाई धर्म प्रचारक जो है वो पश्चिमी एशिया आते हैं। केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है, क्योंकि संभवतः वे पश्चिम एशिया से आए थे। वे विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से हैं। तो ये जो टॉपिक है ये आपका कंप्लीट होता है, और इनको जो है अब ये मिलान करने वाले हैं। दक्षिणापथ के स्वामी किसको कहा जाता था? 7 वाहनों को। ये सुंग वंश आता है, फिर कणव आता है, और कणव के बाद आते हैं 7 वाहन। फिर 7 वाहनों के बाद में शक आए, फिर कुषाण आए, मूवेंदार ये कहते थे चोल, चेर और पांडे को। फिर उसके बाद अशोक घोष। देखिए हिस्ट्री जो होती है, रियल में जो हिस्ट्री पढ़ते हैं, अब जो एनिसेंट हिस्ट्री है, जो प्राचीन इतिहास है, तो उसमें क्या है, पूरा शुरू से लेकर के सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के, और जो उससे भी पहले का जो प्राग ऐतिहासिक काल है, किस समय में क्या क्या मिलता है, कितना मनुष्य ने विकास किया। फिर सिंधु घाटी सभ्यता की तरफ आते हैं, फिर हम आगे वैदिक काल, फिर महाजनपद काल वगैरह, फिर मगध साम्राज्य। वहां से फिर हम जो नई शताब्दी है ये उसमें प्रवेश करते हैं। फिर कौन कौन से शासक में, तो वो जब पूरा एक सीक्वेंस से पढ़ते हैं, पूरा दक्षिण भारत के राज्य पढ़ते हैं, तो तब एक पूरा मजा आता है हिस्ट्री पढ़ने का। और थोड़ा अभी समय का अभाव है, लेकिन मेरी इच्छा है कि ये पर पूरा एनिसेंट हिस्ट्री या पूरा इतिहास का एक अलग से कोर्स लाया जाए। वो नेट में भी आपके काम आएगा, वो फर्स्ट ग्रेड में भी काम आएगा, लेकिन वो जब समय मिलेगा तब जो है एक, क्योंकि मज़ा उसी में आता है पूरा सिस्टमेटिक तरीके से। आपको जब एक लाइन टू लाइन जब चीज़ चलते हैं कि किस वक्त कौन से शासक आते हैं, किस तरह कौन कौन सी चीज़ें हुई, तो वो एक अलग ही आनंद होता है हिस्ट्री पढ़ाने का। अब यहाँ क्या है, इन चैप्टर के अंदर भी इन्होंने ढंग से जो है वो चीज़ें नहीं दे रखी है। जितना एनसीईआरटी की किताबों को इनको और अच्छा बना सकते थे। अब मुझे कोई ये काम सौंपा जाए कि एनसीईआरटी की किताबें बनानी है, तो मैं बहुत शानदार किताबें बना सकता हूँ। ये कुछ चीज़ें हैं जो इनमें मिस है। सही तरीके से जो होनी चाहिए थी सीरियल वाइज सीक्वेंस से, कई ऐसे भी नहीं है। तो और अच्छा भी बनाया जा सकता है इन किताबों को। सुधार की गुंजाइश हर चीज़ में हमेशा रहती है। कोई भी चीज़ कभी भी संपूर्ण नहीं होती अपने आप में। फिर भी ये सबसे बेस्ट किताबें हैं, एनसीईआरटी तो है ही बेस्ट। दक्षिण पथ के स्वामी सातवाहन को, मूवेंदार ये हो गए। अशोक घोष ने बुद्ध चरित्र लिखी। बोधिसत्व महायान बौद्ध धर्म, और स्वयं त्सांग जो है वो चीनी यात्री है। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। और इसके बाद फिर हम नेक्स्ट चैप्टर, आपका एक बचा है 6 क्लास का, नए साम्राज्य और राज्य, और इसको हम पढ़ेंगे आगे। बहुत अच्छा चैप्टर है ये। और इसके साथ ही जो 6 क्लास की एनसीईआरटी की हिस्ट्री है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।